नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं करियर मेंटोर्स पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने यहां पर फिजिक्स की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर सबसे पहला चैप्टर हमारा था यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट और मेजरमेंट से रिलेटेड मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए हैं। सेकंड टॉपिक हमारा मोशन का, और मोशन में भी एक वीडियो में लेकर के आ चुका हूँ काइनेमेटिक फर्स्ट से। तो आज हमारा काइनेमेटिक सेकंड का वीडियो है। चलिए बिना देरी किए हम अपने इस सीरीज़ की शुरुआत कर देते हैं। बट सीरीज़ की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। यदि आप लोगों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्द से जल्द आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जल्द से जल्द आपके पास हर अपडेट की नोटिफिकेशन मिले। और यदि आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए हम क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोलर वेक्टर? निम्न में से कौन सा एक ध्रुवीय वेक्टर है? ऑप्शन ए डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन बी फोर्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पोलर वेक्टर क्या होता है। पोलर वेक्टर आर सच वेक्टर व्हेन इट हैज स्टार्टिंग पॉइंट। पोलर वेक्टर ऐसे वेक्टर को कहते हैं जिसके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो यदि हम यहाँ पोलर वेक्टर की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है और फोर्स का भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो हम कह सकते हैं हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बोथ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर कॉल्ड पोलर वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इन सभी में से किस केसेस में सबसे अधिकतम होगा? तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये मैग्नीट्यूड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। यदि हमारे पास ये है ए वेक्टर और यदि हमारे पास एक दूसरा ये है बी वेक्टर, तो यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों का यदि हम मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड हमारा निकलेगा आर वेक्टर। और इस आर वेक्टर को कैलकुलेट करने का हमारे पास एक फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इसके साथ हमारा होता है कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा ही हमें डिफाइन करेगा कि कब ये वैल्यू मैक्सिमम आएगी और कब ये वैल्यू मिनिमम आएगी। तो आपको पता है यहाँ पर थीटा हमारे पास दो हैं। एक तो थीटा की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर थीटा की वैल्यू होनी है 90। तो या तो 0 पर मैक्सिमम होगी या फिर 90 पर मैक्सिमम होगी। हमें पता है कि कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो हमारे लिए कॉस 90 हो जाएगा गलत, कॉस 0 हो जाएगा फर्स्ट। बट यहाँ अब हम ऑप्शन को देख लेते हैं। हमारे पास एंगल है 0 डिग्री। ऑप्शन ए व्हेन वेक्टर एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट होता है। ऑप्शन बी व्हेन वेक्टर एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, जब वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है। व्हेन वेक्टर एक्ट एट परपेंडिकुलर, तो यदि हम वेक्टर सेम डायरेक्शन की बात करें तो सेम डायरेक्शन में हमारा 0 डिग्री डिफाइन करता है। और यदि हम अपोजिट की बात करें तो अपोजिट में 180 डिग्री डिफाइन करता है। और यदि हम परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर में सभी को पता है 90 डिग्री। तो इन तीनों में से किसके ऊपर वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी? तो वो है हमारा 0 डिग्री। सो हेयर द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑप्शन ए, व्हेन वेक्टर एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तब उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है। कितने डिग्री के एंगल पर? 0 डिग्री के एंगल पर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ, दो वेक्टर को कब बराबर माना जाता है? ऑप्शन ए दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, यदि उनका मैग्नीट्यूड, उनका परिमाण और उनकी दिशा एक समान हो। ऑप्शन बी दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, ये तो हमें पता है कि यदि एक वेक्टर, ये एक वेक्टर है ए हमारे पास और ये एक वेक्टर है बी हमारे पास, यदि इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमें दिखाई दे रहा है सेम, बट इन दोनों की डायरेक्शन यदि मैं चेंज कर दूं तो हम कहेंगे कि ये दोनों के दोनों जो हैं वो इक्वल वेक्टर नहीं है। दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड कॉमन इनिशियल पॉइंट, दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट इररिस्पेक्टिव पॉइंट। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी इज़ रॉन्ग, ऑप्शन सी इज़ रॉन्ग एंड ऑप्शन डी इज़ रॉन्ग।
दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इक्वल डायरेक्शन। यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है सेम, ऐसे वेक्टर को बोला जाता है इक्वल वेक्टर या बराबर वेक्टर। देन ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू फॉर टू वेक्टर टू बी कोलिनियर। दो वेक्टर का कोलिनियर होने के लिए निम्न में से कौन सी कंडीशन सत्य होगी? तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कोलिनियर वेक्टर क्या होता है। तो चलिए हम पहले कोलिनियर वेक्टर को समझते हैं। तो यदि ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है जो इनफाइनाइट तक जाती है, और इस इनफाइनाइट लाइन पर यदि हमारे पास ये है एक ए वेक्टर और यदि हमारे पास ये है एक वी वेक्टर, तो हम कह सकते हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ आर कोलिनियर। तो कोलिनियर वेक्टर का होने के लिए सेम लाइन के ऊपर या तो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए या फिर अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। इसका मतलब पैरेलल लाइन के ऊपर या तो सेम डायरेक्शन में हो या फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो हम देखते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ए इक्वल मैग्नीट्यूड, ये रॉन्ग है। सेम डायरेक्शन, ये कुछ हद तक सही है, लेकिन ऑप्शन को और हम देखते हैं। ऑप्शन सी इज एक्टिंग अलोंग द पैरेलल स्ट्रेट लाइन, देन हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट। यदि कोई पैरेलल स्ट्रेट लाइन है तो उस पैरेलल स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी हमारे वेक्टर होंगे वो सारे वेक्टर एक दूसरे के कोलिनियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या पूछता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम। निम्न में से वो कौन सी कंडीशन है जो इक्विलिब्रियम के लिए सत्य मानी जाएगी? ऑप्शन ए नॉन लीनियर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट यदि नॉन लीनियर मोशन में हो। ऑप्शन बी नॉन रोटेशनल मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यदि ऑब्जेक्ट नॉन रोटेशनल मोशन में हो। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक्चुअली हम कह सकते हैं ऑल ऑफ द अबोव आर हेयर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अ प्रोजेक्टाइल विल बी अचीव मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज एट विच एंगल। कितने डिग्री के कोण पर किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम रेंज तक कवर करेगा? तो आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल यदि ये हमारे पास कोई एक पाथ है ओरिजेंटली और यहाँ पर कोई एक लड़का है और लड़का एक खड़ा होकर के किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर फेंकता है तो गेंद ऊपर जा कर के ऐसे आता है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है इसका मैक्सिमम हाइट, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है इसका मैक्सिमम रेंज। तो ये हमें मैक्सिमम रेंज निकालना है। तो मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए फार्मूला है R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो यदि हम यहाँ पर बात करें तो साइन का वो कौन सा थीटा है जो मैक्सिमम वैल्यू को कवर करेगा? तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम होगी। साइन 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जिसके ऊपर हमारा रेंज भी हो जाएगा मैक्सिमम। देन हियर 45 डिग्री इज द मैक्सिमम रेंज एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल पाथ। सबसे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ पर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का कैसा संबंध होता है? ऑप्शन ए बोथ आर एट एंगल ऑफ 45 डिग्री टू ईच अदर। क्या वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों 45 डिग्री के कोण पर होते हैं? या ऑप्शन बी बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या दोनों समकोण पर एक दूसरे के साथ होते हैं? या बोथ आर एट एंगल ऑफ 180 डिग्री। क्या ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं या नन ऑफ दीज? तो चलिए हम इस चीज़ को पहले समझते हैं। तो ये हमारा कोई पाथ है हॉरिजेंटली, और हॉरिजेंटली पाथ पर हमने किसी भी बॉल को ऊपर की ओर थ्रो किया है। तो इसका जो मैक्सिमम पॉइंट होगा, इस मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर हमें एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है। तो आपको पता है वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में होगी, ये डायरेक्शन है वेलोसिटी की। और यदि हम बात करें एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होने वाली है ये। तो ये है एक्सीलरेशन और ये है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। So option B is correct. Next question number 18. What is the work done by centripetal force case of uniform circular motion? तो पहले हम समझते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है। तो ये हमारे पास एक सर्कुलर मोशन है जिस पर कोई बॉडी एक बार यहाँ है
थोड़ी देर के बाद यहाँ है, थोड़ी देर के बाद यहाँ है, थोड़ी देर के बाद यहाँ है। यदि इस बॉडी की वेलोसिटी यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ भी उसके पास 5 मीटर पर सेकेंड होगी, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकेंड। यदि कोई भी बॉडी एक सर्कुलर पाथ के ऊपर एक कांस्टेंट स्पीड से मोशन करती है तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हमसे ये पूछा है कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो उस बॉडी के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन होगा। तो यदि हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन होता है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई। यदि काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा तो ही वर्क डन होगा। और काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करती है मास इनटू में वेलोसिटी का स्क्वायर। मास की यदि बात करें तो मास तो सभी पॉइंट के पर कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी भी सभी पॉइंट के पर कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं हेयर द डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। और यदि डेल्टा वी हमारा 0 होगा तो वर्क डन भी हमारा 0 ही होगा। सो हेयर द ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 0 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या पूछता है ये देखते हैं। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यदि हम बात करते हैं कि ये हमारे पास एक सर्कुलर मोशन है और इस सर्कुलर मोशन में ये कोई बॉडी है जो सर्कुलेट मोशन हो रही है, तो अब इसने पूछा है कि इस बॉडी के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी और इसके टाइम का क्या रिलेशन। आपको पता है यदि कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो हर एक सेकंड के अंदर यानी लिमिट समय के अंदर वो लिमिट डिस्टेंस को ट्रेवल करती है। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हर एक बराबर समय के अंदर वो बराबर दूरी को तय करती है। और यदि बराबर समय के अंदर बराबर दूरी तय करती है तो फ्रीक्वेंसी भी उसका टाइम के अकॉर्डिंग कांस्टेंट होगा, यानी लिमिट समय के अंदर उसकी फ्रीक्वेंसी लिमिट होगी। बोले 5 सेकंड के अंदर यदि हमने मान ली उसकी फ्रीक्वेंसी 10 है तो हर बार 5 सेकंड के दौरान में उसकी फ्रीक्वेंसी 10 ही होगी। तो अब यहाँ हम कह सकते हैं कि ऑप्शन में हम देखते हैं रेसिप्रोकल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। इक्वल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। नो रिलेशन बिटवीन दैम, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। टाइम पीरियड इज़ हाफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, हाफ होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यदि उसकी स्पीड होगी सेम, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी सेम, तो उसका टाइम भी होगा सेम। बट फ्रीक्वेंसी एंड टाइम बोथ आर इनवर्स टू ईच अदर। इनवर्स मीन्स रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या पूछता है ये देखते हैं। 20 हमसे कहता है व्हाट इज़ द एंगुलर एक्सीलेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर एक्सीलेशन क्या होगा यदि कोई भी बॉडी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मोशन करती है। तो चलिए, एंगुलर एक्सीलेशन इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब यदि हम डेल्टा ओमेगा की बात करें तो डेल्टा जो ओमेगा निकलेगा वो होगा हमारा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, यानी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो यदि एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है यहाँ पर कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है कांस्टेंट, और यदि ये कांस्टेंट दिया हुआ है तो डेल्टा ओमेगा की वैल्यू है 0। और आपको पता है कि यदि डेल्टा ओमेगा की वैल्यू होगी 0 तो ये ओवरऑल हमारा पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 0। द एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन द एंगुलर एक्सीलेशन इज ऑलवेज 0। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सीखने में मदद मिले। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।